Bismillahirrahmanirrahim. Okay, guys. So we are going to start with the O level chemistry. ठीक है जी, आप लोगों को सबसे पहले मैं O level के जो आपके पेपर्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ, और दूसरी चीज हम लोग किस किस तरीके से अपना सिलेबस जो है वो कवर करेंगे वो पूरा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और 4 डेज आप लोगों को पता है कि हमारी क्लासेस होती हैं, और हर 5th डे में जो है वो जो हमने पढ़ा होता है उसका टेस्ट होता है। तो ये जो फ्राइडे आ रहा है इसमें तो टेस्ट नहीं हो पाएगा। उसकी रीजन ये है कि थोड़ा सा मैं स्लो चलूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने जो है वो स्टिल ज्वाइन करना है। तो फर्स्ट वीक थोड़ा सा जो है वो स्लो जाता है, और उसके बाद जो है ना फिर आप लोगों की स्पीड एकदम जो है ना बढ़ती जाएगी। ठीक है, and inshallah ta'ala we will finish our whole syllabus within 4 months or something, 4.5, कुछ इसमें हमारा पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा जी। तो वो हम लोग क्लास आप लोगों की बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी ओ लेवल में क्लास 9, 10, 11 या O1, O2 और O3, तो ये सारा कुछ जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो मेक श्योर कि आप लोग सारे के सारे जो है वो बी रेगुलर इन द क्लास। और अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाए तो आप लोगों ने एकेडमी के पास रिकॉर्डिंग होती है, तो एकेडमी के ग्रुप में आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लेंगे। तो यू शुड आस्क फॉर द रिकॉर्डिंग बिफोर इट्स टू लेट, क्योंकि हर जो चीज है उसका ताल्लुक जो है वो अगली चीज के साथ होगा। और आज से अपना जहन बना लें कि हम लोगों ने पहले दिन से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप लोगों को जो मैं करवाऊंगा, यू डोंट नीड एनी बुक, किसी बुक की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक काम आप लोगों ने करना है कि आप लोग अपने लिए एक क्लासिफाइड पेपर्स होते हैं P1 और P2 के। ठीक है, ये पास्ट पेपर्स होते हैं। एक टॉपिकल होती है, टॉपिकल में नहीं, टॉपिकल के आंसर साफ लिखे होते हैं। तो क्लासिफाइड पेपर्स, ये मैं नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, इसकी ये आप लोग जरूर ले लें, क्लासिफाइड पेपर्स। ठीक है जी, ये केमिस्ट्री के होंगे, और ये जो क्लासिफाइड पेपर्स केमिस्ट्री के हैं ये टॉपिक वाइज होंगे, टॉपिक वाइज। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने P1 और P2 इन दोनों के आप लोगों को मिलेंगे, तो ये आप लोगों ने ले लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो ये आप लोगों को ये सिर्फ परचेज करनी है, ये इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, ये पास पेपर होते हैं। ठीक है, बाकी आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं नोट्स लिखवाऊंगा वो नोट्स आप लोगों ने सिर्फ जो है वो लर्न करने हैं, और मेरे जो नोट्स होंगे आप लोगों के जो पास पेपर के क्वेश्चंस हैं उनके वो आंसर्स होते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लोग प्लीज क्लास में रेगुलर आए, छुट्टी मत करें। और अगर किसी दिन जो है वो आप लोग छुट्टी कर लेते हो तो डू आस्क द एकेडमी फॉर द रिकॉर्डिंग। ठीक है, उनके पीछे पड़ जाना है। ठीक है, और रिकॉर्डिंग लेके और वो उसको जरूर सुनना है, कोई चीज मिस नहीं करनी, अपने नोट्स जो है वो कंप्लीट करके रखना चाहिए। ठीक है, और साथ साथ हम लोग जो है वो वर्कशीट्स वगैरह भी सॉल्व करेंगे। जो टॉपिक करवाऊंगा उसकी वर्कशीट और उसके पास पेपर के क्वेश्चन वो भी हम लोग जो है वो साथ साथ शुरू करते जाएंगे। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो केमिस्ट्री है ओ लेवल की, ठीक है जी, इसमें टोटल जो है वो 3 पेपर्स आपके होते हैं। पहला जो पेपर है दैट इज कॉल्ड एज द P1, और ये जो P1 पेपर है दैट इज एक्चुअली द एमसीक्यूज, और ये 40 मार्क्स का होता है जी। ठीक है जी, और इस पेपर की जो वेटेज है वो तकरीबन 30% होती है। पहले ये 28% होती थी, लेकिन अब इसको बढ़ा के उन्होंने 30% कर दिया है। तो इसका मतलब आपको समझाता हूँ ये परसेंट का क्या मतलब है, वो बाद में समझाता हूँ। दूसरी चीज आपका पेपर 2 आपका होता है। पेपर 2 जो है दीज आर द स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस।
ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, और ये जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं दीज आर ऑफ 80 मार्क्स, ये 80 मार्क्स का होता है जी, और इसकी जो वेटेज है दैट इज 50%। ठीक है, ये जो मैं परसेंट लिख रहा हूँ इसका मतलब मैं आपको भी थोड़ी देर में समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, ताकि आप लोग जो ओ लेवल का सिलेबस पढ़ रहे हो उसकी एक एक चीज आपको पता हो कि हमने कैसे कैसे जो है ना किस किस चीज पे कितना फोकस करना है जी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का P4 आता है। P4 को हम लोग जो है वो एटीपी भी कहते हैं। एटीपी का मतलब होता है जी अल्टरनेटिव, P का मतलब होता है टू, और P का मतलब होता है प्रैक्टिकल। सो दिस इज एक्चुअली द अल्टरनेटिव टू द प्रैक्टिकल। ठीक है जी, इसको अल्टरनेटिव टू द प्रैक्टिकल का नाम देते हैं जी। और ये जो पेपर होता है मेरे बच्चों दैट इज ऑफ द 40 मार्क्स, ये 40 मार्क्स का होता है, और इसकी जो वेटेज होती है दैट इज 20%। ठीक है जी, ये सारी मैंने वेटेज लिखी है। अब वेटेज का क्या मतलब होता है, अब यहाँ पे जरा चीजें गौर से सुनो। सपोज करो कि तुम लोगों का ये P1 है, P1 में तुम लोगों के नंबर आ जाते हैं 40 में से 32। ठीक है, ये P1 में नंबर आ गए। P2 में तुम लोगों के नंबर आ गए जी 62 आउट ऑफ 80। ठीक है जी, और P4 में आप लोगों के जो है वो नंबर आ गए जी, सपोज करें 29 आउट ऑफ 40, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, एक होती है जिसको हम कहते हैं उसका वो परसेंटेज बनाना, तो उसका तरीका क्या होता है, 32 प्लस 62 प्लस 29, तो इनको ऐड करें जी, सपोज करें ये कितना बनता है 32, ये 94 बन गया। 94 और 29 जो है वो कितना बन जाएगा जी, 119। ये ज्यादा बनेगा, 94 और 29 कितना बन जाएगा 123। 123, और ये टोटल मार्क्स आप लोगों के कितने हैं 80 एंड 40, 120 एंड 40 160। तो 160 में से तुम लोगों के ये मार्क्स आए हैं, तो 123 डिवाइडेड बाय 160 टाइम्स 100, तो ये इसकी परसेंटेज बन जाती है। तो इस तरह आपको पेपर में नंबर नहीं मिलते, ये ज़हन में रखिए। वो बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट है कि हमारे जितने नंबर आएंगे उनको वो ऐड कर देगा, टोटल मार्क्स 40, 80 और 40 160, तो वो इस तरह बना के परसेंटेज बना के अगर हमारे 80% से ऊपर आएंगे तो हमारा ये आ जाएगा, 90% से ऊपर आएंगे तो ए स्टार आ जाएगा। इस तरह नंबर नहीं आते। आप लोगों के मार्क्स किस तरह आने हैं, अब वो तरीका देख लो। आपकी वेटेज होगी, वेटेज का मतलब है कि आपके 40 में से 32 आए हैं, तो अब ये जो है इन नंबर्स को आप लोगों ने चेंज करना है कि ये 30 में से कितने बनेंगे, 30 में से। ठीक है जी, तो उसका तरीका क्या होता है कि 32 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 30 कर देंगे तो वो 30 में से नंबर बन जाएंगे। इसी तरह ये वाले नंबर जो है ये 50% इसकी वेटेज है, तो इसको क्या करेंगे 62 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 50 कर देंगे, तो ये 50 में से नंबर आ जाएंगे आपके। इसी तरह इसको भी 29 आउट ऑफ 40 है, इसको कितने में से चेंज करना है 20%, तो इसको 20 कर देंगे, तो वो ये 20 में से आ जाएंगे। तो जो जो नंबर आएंगे उनको ऐड करेंगे तो वो आपका टोटल परसेंटेज जो है, तो इसको कहते हैं वेटेज। इस पे इतना को फोकस करने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा वेटेज आपकी P2 की है, दूसरे नंबर पे P1 की है, और सबसे कम जो वेटेज है वो आपकी P4 की होती है। तो हम लोग भी जब अपना सिलेबस करेंगे तो हमारा ज्यादा फोकस इन्हीं चीजों पे होगा, जिस लिहाज से ये वेटेज है। ये नहीं कि हमने इसको इग्नोर ही कर देना है, ठीक है, इग्नोर नहीं करना। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस चीज की जितनी ज्यादा अहमियत है उस पे उतना ज्यादा आप लोगों ने जोर लगाना। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जोर आप लोगों का P2 पे होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। दूसरे नंबर पे P1 एमसीक्यूज पे होना चाहिए, और फिर सबसे तीसरे नंबर पे आपका जो फोकस है वो एटीपी अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। ये क्या होता है, पहले जब कैम्ब्रिज ने यहाँ पे
ओ लेवल जो है वो मतलब लॉन्च किया था, तो उस वक्त तक प्रैक्टिकल होते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो सिस्टम है ना, वो बड़ा गड़बड़ेशन है। वो प्रैक्टिकल के लिए वो सामान वगैरह जो लिख के देते थे कि ये चीजें जो है ना, वो स्कूल वालों को वो अपने बंदे भेजते थे, तो वो कहीं ना कहीं से चीज लीक हो जाती थी। बच्चों को पहले से ही पेपर पता होता था, जाके वही चीजें करके रीडिंग लगा के और उनके मार्क्स जो है वो आ जाते थे। फिर उन्होंने पाकिस्तान और बाकी जितने भी बाहर वाले मुल्क हैं उनको ये बैन कर दिया। अब ये सिर्फ प्रैक्टिकल जो है वो P3 होता है, वो सिर्फ यूके में होता है। आउट ऑफ यूके जो है वो आप लोगों का ये ATP चलता है, अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। ठीक है, ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनकी बेस पे उसने क्वेश्चन पूछे होते हैं और उनके आंसर्स लिखते हैं। तो ये सबसे आसान पेपर होता है, सबसे आसान जो पेपर है ना वो ये वाला है। ठीक है, ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आसान भी है और इसकी वेटेज भी कम है। ठीक है, लेकिन ये जो दो पेपर्स हैं इनकी वेटेज भी ज्यादा है और ये थोड़े से पढ़ने पड़ते हैं और फोकस करना पड़ता है। ठीक है, तो कोई भी साइंसेस हो उसकी क्रिएटिविटी काफी होती है, लेकिन बेटा याद रखें कि ओ लेवल में कंसिस्टेंसी जो है दैट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। आप लोगों ने पीछे जो कुछ भी कर लिया है उसको छोड़ दें। आज के दिन से आप लोगों ने तहैया कर लेना है, ये जो आपके चैप्टर्स है ना, ये आज मैं ये सेशन शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, 4 या 4.5 महीने के बाद हमारा ये जो सेशन है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम कैसे गुजरना है यू डोंट नो अबाउट इट। जो बंदे साथ साथ इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे उनके लिए बेटा आगे जो जिंदगी है ना वो सहल हो जाएगी, आराम से तैयारी एक बार हो जाएगी। जो O1 में भी है O2 में भी है उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो ये, क्योंकि साइंसेस जो है ना दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस्लाम या पाक स्टडीज में तो ये है ना कि आपको कोई वाकया याद आया है, उस क्वेश्चन के रेफरेंस से आपने लिख दिया तो वो एक्सेप्टेड होता है। उसमें कोई बंदा कुछ भी लिख देता है, कुछ भी से मतलब ये है कि कोई एक जो है वो डिफरेंट। लेकिन जो साइंसेस होती हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसमें एक चीज का जो आंसर लिखना है भाई वो लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो साइंसेस को अक्सर लोग जो है ना वो इग्नोर करते रहते हैं। वो समझते हैं हमारा इस्लामी या पाक स्टडीज में A स्टार आ गया है तो भाई हमें तो इसमें मसला ही कोई नहीं होना। ठीक है, तो वो जिनके A स्टार्स में A's आ जाती हैं वो आके 11 में बड़े रिलैक्स रहते हैं और बाद में पता चलता है कि काम जनाब इस्लामियात और पाक स्टडीज तो बिल्कुल बच्चों का खेल था। ये पाकिस्तान में ये टीचर्स की मिनोपली की वजह से जो है ना इस्लामियात और पाक स्टडीज जो है ना पहले लेते थे। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, हम लोग जब पढ़ते रहे हैं ना हमारी बार कंपोजिट होता था। ठीक है, मैंने खुद O लेवल्स के पेपर दिए हैं। तो हम लोगों ने जब पेपर्स दिए थे उस वक्त इकट्ठे होते थे पेपर। और यकीन मानिए ट्रस्ट में इस्लामियात और ये जो हिस्ट्री जियोग्राफी की जो बुक्स है ना ये नहीं खरीदी होती थी हम लोगों ने, पता ही नहीं होता था जनाब। और एंड पे जाके जनाब वो दोस्तों को यार जरा तेरी मेहरबानी है दे जरा 2 दिन के लिए, या कहीं से लेके आनी बुक उसको पढ़ना और करके। और यकीन माने कि इजीली हमारे जो है उस वक्त A स्टार्स तो नहीं होते थे, उस वक्त सिर्फ A होता था, तो वो A's आगे थे। लेकिन अब बच्चों को वो इतना वो घुमाया होता है और यार इस्लाम या पाक स्टडीज, क्योंकि वो बेचारे उन पे मेहनत कर करके उनका दिमाग वैसे ही गिरा होता है, पहली बार जिंदगी में वो अपीयर हो रहे होते हैं। और जो मेन चीज होती है साइंसेस, ये वो मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनमें मार्क्स लेना आसान है। उसमें अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे ना, नियत लगाओगे, तो वो भाई जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है जिसको वो सारा कुछ याद होता है उसके लिए वो आसान होता है। लेकिन जिस बंदे को ये जो साइंसेस हैं अगर किसी ने रखी हुई है उसमें वो नहीं पढ़ता तो वो भाई फिर आगे नहीं चल सकता। तो दैट्स व्हाई आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। ठीक है, पहली चीज आप लोगों ने अगर ये सेशन लेना है तो उसको नियत से लीजिएगा। ठीक है, यानी ये नहीं है कि बीच में जनाब गैप गैप आ जाता है, यानी आप लोग क्या पता छुट्टियां हैं कहीं घूमने भी चले जाते हैं वो खाला के घर पुप्पो के घर, तो भाई ऑनलाइन इनसे लिंक ले लें आप लोग। अगर ठीक है लिंक भी नहीं ले सके तो आप लोग इनसे रिकॉर्डिंग का कह दो, रिकॉर्डिंग लेके, लेकिन चीज हर कोई आपने अपनी पूरी करनी है। ठीक है, और बाकी वो जहां तक किसी को कोई चीज नहीं समझ लगेगी नहीं आएगी, ठीक है, तो मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ यहाँ पे। आप लोगों मेरा ग्रुप में ऐड हो गए, मेरा नंबर भी सबके पास होगा। कोई चैप्टर खत्म करेंगे नहीं आता वो क्वेश्चन मुझे भेजो, मुझे खपाओ। ठीक है, दिस इज द बेस्ट टाइम। ठीक है, क्योंकि ये जो सेशन होता है ना गर्मी की छुट्टियों का, जो बच्चा इसको ज्वाइन कर लेता है मैं कहता हूँ कि वो
लकी बंदा होता है, वो आराम से छुट्टियों में अपना सिलेबस कवर कर के और बाद में जो है फिर उसको कोई इतनी फिक्र नहीं होती। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग ये हमारे 3 पेपर्स हैं जी। उसके बाद मैं आप लोगों को सिलेबस लिखवा रहा हूँ कि जो जो चैप्टर्स हम लोगों ने जो है वो अपने कंप्लीट करने हैं, खत्म करने हैं, मैं आप लोगों को वो चैप्टर उसी सीक्वेंस से लिखवा रहा हूँ। ठीक है, ये रब कर दूं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैन आई रब इट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Yes. okay, that's fine. Okay, guys. So now we are going to write down the syllabus. What is the syllabus of O-level chemistry? कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग किस किस तरीके से जो है वो करने हैं, वो सारे टॉपिक्स मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोगों ने शुरू करने हैं माय डियर, दैट इज द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। ठीक है जी, ये पहला टॉपिक है जो हम लोगों ने जो है वो शुरू करना है, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो हम लोगों ने करना है दैट इज द एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री। दिस इज द सेकंड टॉपिक वी हैव टू फिनिश। ठीक है जी, उसके बाद थर्ड चैप्टर जो हम लोगों ने करना है दैट इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद फोर्थ चैप्टर जो हम लोगों ने करना है दैट इज द केमिकल बॉन्डिंग। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर जो हम लोगों ने इसका जो है वो स्टार्ट करना है दैट इज द एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। उसके बाद सिक्स चैप्टर जो हमने इसका स्टार्ट करना है दैट इज द पीरियोडिक टेबल। सेवंथ चैप्टर जो हम लोगों ने इसका स्टार्ट करना है दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह इससे रिलेटेड चीजें हम लोग पढ़ेंगे। द एट चैप्टर वी हैव टू स्टार्ट दैट इज एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स। एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स जो है इसमें शायद आप लोगों के नजर से गुजरा हो, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का नाम आपने सुना होगा। तो इस चैप्टर में हमने उनसे रिलेटेड चीजें जो है वो डिस्कस करनी होंगी। उसके बाद नाइन चैप्टर आपका जो है वो दैट इज द रेट। रेट के लिए स्पीड का वर्ड भी यूज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, दिस इज द नाइन चैप्टर वी हैव टू स्टडी। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोगों ने करना है दैट इज इक्विलिब्रिया। ये इक्विलिब्रिया क्या चीज होती है बेटा? देयर आर सम रिएक्शंस व्हिच आर रिवर्सिबल, वो आगे और पीछे दोनों तरफ जाती हैं। ठीक है जी जी बेटा, बिल्कुल। तो वो रिएक्शंस जो हैं, जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, उनको हमने जो है वो डिटेल में जो है वो स्टडी करना है जी। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं माय डियर, दैट इज 11th चैप्टर दैट इज रिडॉक्स। ठीक है जी, ये रिडॉक्स क्या होता है? दो प्रोसेस होते हैं, एक को कहते हैं रिडक्शन और एक को कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इन दो की तफसील जो है वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है दैट इज अमोनिया।
और इसको हम लोग हैबर्स प्रोसेस का नाम देते हैं, हैबर्स प्रोसेस। ठीक है जी। तो हैबर्स प्रोसेस जो है ये क्या होता है, अमोनिया जो है ये क्या कैसे बनती है, इसको हमने डिटेल से जो है वो स्टडी करते हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज द सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसको प्रिपेयर करने का एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो इसको हम लोग जो है वो डिटेल के साथ जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है माय डियर दैट इज मेटल्स। ठीक है जी। मेटल्स एंड रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है। ये वाला चैप्टर हम लोगों ने करना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम एंड जिंक। ठीक है जी। इन तीन मेटल्स की एक्सट्रैक्शन जो है वो हम लोगों ने डिटेल से पढ़नी है। ठीक है। तो उस टॉपिक का नाम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स भी है वैसे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका माय डियर दैट इज एयर एंड एटमॉस्फेयर। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका वाटर। और उसके बाद नेक्स्ट आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये एक पार्ट है और इसके अंदर टोटल जो है वो आपके 6 चैप्टर्स, इसके सब चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर्स इसमें जो है वो शामिल हैं, 6 चैप्टर्स। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द 6 चैप्टर्स। ठीक है। और ये आपस में बड़ी इंटरकनेक्टेड होती है, तो इसको हम लोग इकट्ठी पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट गॉट 6 चैप्टर्स। तो 17 के बाद 6 चैप्टर मिला के कितने बन गए, 23 चैप्टर्स अभी तक। और उसके बाद लास्ट चैप्टर आपका जो है वो दैट इज द मैक्रोमोलेक्यूल्स। यहाँ इसके लिए पॉलीमर्स का वर्ड भी जो है वो हम लोग यूज करते हैं जी। तो मैक्रोमोलेक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। ठीक है। दिस इज द 19 चैप्टर। तो असल में आप लोगों के 17 के बाद ये 6 चैप्टर मिला लें 23, और ये वाला मिला के 24। तो आप लोगों के जो टोटल चैप्टर्स बन रहे हैं पूरी ओ लेवल केमिस्ट्री के, वो 24 चैप्टर्स जो है वो होते हैं। ठीक है। तो ये पूरा आप लोगों का सिलेबस है। ठीक है। ये मेन टॉपिक्स हैं, इसके आगे सब टॉपिक्स होते हैं, तो जो चैप्टर के साथ साथ मैं आप लोगों को करवाता जाऊंगा। हर चैप्टर जैसे ही खत्म होगा, ठीक है, नॉर्मली इट विल टेक 1 वीक टू कंप्लीट द चैप्टर। 1 वीक लग जाता है, कई दफा 1 वीक से ज्यादा भी हो जाता है। तो हम लोग जैसे ही चैप्टर को फिनिश करेंगे, उसका टेस्ट जो है वो फ्राइडे को आप लोगों का हुआ करेगा। ठीक है। एंड बी श्योर कि आप लोगों ने सबने टेस्ट देने हैं। ठीक है। जो बंदा टेस्ट नहीं देगा, नेक्स्ट टाइम यू पीपल आर नॉट अलाउड टू सिट इन माय क्लास। मुझे बिल्कुल भी ऐसे स्टूडेंट्स की जरूरत नहीं है। ठीक है। जो मतलब नीयत से नहीं पढ़ते। अगर किसी ने नियत से पढ़ना है देन यू कैन ज्वाइन माय सेशन। अगर आप लोग सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे आए हुए हो, तो भाई मैं आई एम नॉट अ दिल्ली पर्सन कि मैं कहूँगी मेरी क्लास बहुत भर जाए। ठीक है। मतलब मैं इस तरह नहीं करवाता। मुझे वो स्टूडेंट्स चाहिए जिनको शौक है कि यार हम लोग अच्छा रिजल्ट ले लें, हमारा ए या ए स्टार आ जाए। ठीक है। और नॉर्मली मेरा जो रिजल्ट है वो नॉर्मली मोर देन 90% ऑफ माय स्टूडेंट्स दे ऑलवेज टेक ए स्टार और ए इन द केमिस्ट्री फॉर ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स एज वेल। तो वो रिजल्ट मेरा हमेशा अच्छा आता है। लेकिन मैं एक चीज याद रखती कि मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं आप लोगों से क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकता हूँ, तो यू शुड बी प्रेजेंट इन द क्लास। और दूसरी चीज, मेरे पास एक नॉलेज है जिसको कहते हैं दिमाग पढ़ना। ठीक है।
तो मैं टेलीपैथी भी जानता हूँ, आई नो योर ब्रेन्स, कि कौन बंदा क्लास में बैठा हुआ है और कौन जनाब हवाई जहाज पे उड़ के कहीं और पहुंचा हुआ है ख्यालों में। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू शुड बी प्रेजेंट इन माय क्लास, क्योंकि जिसका मुझे थोड़ा सा भी डाउट हुआ कि वो क्लास में नहीं है, आई वुड स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन कि मैंने अभी क्या समझाया है। ठीक है, तो प्लीज यू शुड बी प्रेजेंट इन क्लास। अगर आपने सेशन लेना है तो नियत से ले, नहीं लेना आज के बाद कल मत मेरी क्लास में आए। मुझे बिल्कुल ऐसे बच्चों की जरूरत नहीं है जिनको कोई शौक नहीं है कि जी हमने ग्रेड अच्छा लेना है। जिन्होंने ग्रेड अच्छा लेना है दे कैन ज्वाइन माय क्लास। ठीक है जी, कैन आई रब दिस वन, इसको रब कर दूं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट भी यस या नो में जवाब दे दिया करो बेटा। ओके, okay my dear students, so let's start with the first topic today. आज हम लोग अपना पहला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। ठीक है जी, तो उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्टार्ट करवा रहा हूँ। असल जो चैप्टर है वो कल ही बेसिकली स्टार्ट होगा, लेकिन आज थोड़ा सा उसका मैं इंट्रो दे रहा हूँ। आज सिर्फ मुझे आप लोगों को ये सिलेबस बताना था और ये पेपर्स बताने थे कि हमारे पेपर्स कितने हैं जी। ठीक है, okay guys, so we are going to start with the first chapter today, that is the kinetic particle theory. Okay बेटा, kinetic particle theory, kinetic particle theory जो है, what is meant by that basically, first of all people should know about a term which is called as the matter। एक चीज होती है जिसको matter कहते हैं। तो anyone could tell me what is the matter? ये बेटा एक चीज ध्यान में रखना, मैं जब भी कुछ चीज शुरू करता हूँ ना उसको बहुत ही सिंपल मेथड से जो है ना उठा के और कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जाता हूँ। तो प्लीज डोंट माइंड, इसमें कुछ टर्म्स ऐसी आएंगी मे बी आपने क्लास 4-5 में पढ़ी हो, तो लेकिन मुझे लगता है मेरे सामने जो बैठा हुआ है उसको कुछ भी नहीं आता, तो इसीलिए मेरी एक आदत है, मैं हमेशा सिंपल चीजों से कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ जो है वो मूव करता हुआ जो है वो जाता हूँ। तो प्लीज डोंट माइंड इट। ओके, सो मैटर, मैटर क्या होती है बेटा? एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज सम मास। ये देखिए, ये आपके पास डस्टर है, ये डस्टर को अगर आप लोग किसी बैलेंस के ऊपर रखेंगे तो इसका कुछ ना कुछ वजन भी होगा, मास भी होगा, और इसने जगह भी घेरी हुई है। ये देखें, ये इतनी जगह इसने जो है वो घेरी हुई है जी। ठीक है, तो ये इसने स्पेस भी ऑक्युपाई की हुई है। ठीक है, और दूसरी चीज इसका कुछ ना कुछ मास भी है, तो इसको हम लोग मैटर कहते हैं। तो मैटर जो है इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज सम मास। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लें, इफ एनीथिंग that occupies space and has mass is called matter। ठीक है जी, तो दुनिया में कोई भी चीज, ये मार्कर मेरे पास है, इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा और इसने स्पेस ऑक्युपाई की हुई है, सो दैट इज आल्सो द मैटर। ठीक है, तो हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं दैट इज एक्चुअली द मटेरियल वर्ल्ड। यहाँ पे हर चीज जो है वो मैटर की बनी हुई है जी। ठीक है, कोई भी चीज आप लोग ले लें, गैसेस हैं, गैसेस आपको नजर नहीं आती लेकिन यू कैन फील इट। मसलन हवा चल रही हो तो आपको फीलिंग आती है। अगर इस कमरे से मैं ऑक्सीजन खत्म कर दूं तो वैसे ही हम लोग मरने वाले हो जाएंगे जी, तो हमें फीलिंग फौरन आ जाएगी, लो जी यहाँ पे ऑक्सीजन ही खत्म हो गई है, तो वी कैन फील देम। ओके, सो एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज द मास दैट इज कॉल्ड एज द मैटर। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट चीज जो है वो दैट इज द स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की जो है वो 3 स्टेट्स होती है माय डियर। द फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज द सॉलिड, द सेकंड one that is called as the liquid,
and the third one that is called as the gas। ये थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं जी। और ये जो थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, इनको हमने डिफरेंशिएट किया है तीन प्रॉपर्टीज को देख के। और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज द ऑर्डरलीनेस ऑफ द पार्टिकल्स। ऑर्डरलीनेस का मतलब है कि इन पार्टिकल्स का ऑर्डर कैसा है। मसलन सॉलिड है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, ठीक है, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ जो है वो जुड़े होते हैं जी, लाइक दैट, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, लिक्विड में क्या होता है कि यही जो पार्टिकल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स लाइक दैट। ये क्लस्टर्स की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनके बीच में ये देखिए स्पेसेस मौजूद हैं। इफ यू मूव टुवर्ड्स द गैसेस, तो गैसेस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर फर्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर जो है वो होती हैं, उनमें स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं। तो पहला जो काम है, इन पार्टिकल्स को हमने सेपरेट किया है, किस वजह से? पहली प्रॉपर्टी क्या देखी है कि पार्टिकल्स का ऑर्डर कैसा है। ऑर्डर का मतलब वो अरेंज कैसे हुए हैं। तो सॉलिड्स में पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, वो मैं आपको भी दिखवाऊंगा, टेंशन ना लो, सिर्फ सुन लो पहले। तो सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में पार्टिकल्स क्लस्टर्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो मतलब एक दूसरे से बहुत दूर दूर, उनमें स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं जी, ठीक है। तो पार्टिकल्स दे आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो ये पहला काम हो गया, ऑर्डरलीनेस ऑफ द पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स का ऑर्डर कैसा है, ये पहली प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमने इनको सेपरेट किया है। दूसरी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हमें इनको सेपरेट करना पड़े, वो दूसरी प्रॉपर्टी है मेरे बच्चों, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, के पार्टिकल्स की मूवमेंट कैसी है। तो भाई सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं दे कैन वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजीशन, अपनी जगह पे बस हिलते रहते हैं, ठीक है जी। जबकि लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं दे कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, ठीक है। और इनकी कंटिन्यूस रैंडम मोशन होती है, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए, तो रैंडम मोशन जो है ये कर रहे होते हैं। वेयर एज इन द गैसेस द पार्टिकल्स दे आर वांडरर्स, आवारागर्दी कर रहे होते हैं, जिधर जिसका दिल चाह रहा होता है उधर भाग रहे होते हैं। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमने इसको सेपरेट किया है। या सर लिक्विड तो आप दोबारा से बता देंगे। लिक्विड में पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के साथ स्लाइड करते हैं, स्लाइड का मतलब फिसलते हुए रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, यानी ये वाला पार्टिकल कभी इधर आ गया कभी इधर चला गया कभी इधर चला गया, तो वो रैंडम मूव कर रहे होते हैं। सॉलिड में तो पार्टिकल्स एक जगह पे फिक्स हैं, सिर्फ फिर सकते हैं, लेकिन लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं वो स्लाइड कर सकते हैं। स्लाइड का मतलब जिस तरीके से तूने कभी स्लाइड नहीं ली यार, स्लाइड लेके वहीं नीचे चला जाता है, तो इस तरीके से ये स्लाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इनको हमने सेपरेट किया है दैट इज द इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, के पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस कौन कौन सी हैं। तो भाई यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, इसीलिए तो वो एक दूसरे से जुदा नहीं होते, सेपरेट नहीं होते। whereas in the liquids the particles they have very weak forces of attraction होती हैं, इसीलिए उनके बीच में स्पेसेस आती हैं। और यहाँ पे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो फीबल है, फीबल कहते हैं इंतहाई वीक, ठीक है, कि ना होने के बराबर से, इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती नहीं है, दैट इज व्हाई दे आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम। तो इस चीज को कल हम लोग तफसील के साथ जो है वो लिखेंगे, ठीक है। तो ये ज़हन में रखना है, ये आप लोगों ने नहीं सोचना कि ये इतनी सिंपल चीजें चल रही हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हम लोग मूव करते जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज आज का दिन जो है वो जरा सिलेबस और उस चीज पे फोकस हुआ है, कल इसी को इंशाल्लाह ताला हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पहला वीक थोड़ा सा स्लो स्लो जाऊंगा क्योंकि काफी बच्चे जो है वो उन्होंने वो ज्वाइनिंग करनी है, वो हुए में है, तो वो एकेडमी वालों ने खास तौर पे कहा है कि ये वाला वीक जरा स्लो लेके चलिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे जो है दे आर गोइंग टू जॉइन द सेशन। So anyway, if you got any problem relating whatever we are
इन द क्लास हम लोग जो पढ़ रहे हैं, यू कैन आस्क मी एनी टाइम एनी क्वेश्चन, ठीक है जी। और जिस बच्चे को फिर भी क्लियर नहीं होता, मैं इंडिविजुअली हर एक के लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नंबर होगा, आप लोग मुझे उस पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को वो चीज इंडिविजुअली समझा दूंगा, ठीक है जी। तो एवरीबडी हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह कल हम इसको डिटेल में जो है वो शुरू करेंगे जी। ओके, सो हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।